अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में, वो केयर जो कि प्रेगनेंसी के बाद दी जाती है वुमेन को। ऑब्जेक्टिव जो हम इसमें कवर करेंगे, एंटीनेटल डेफिनेशन, एम्स एंड एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर, शेड्यूल फॉर एंटीनेटल विजिट्स, साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एग्जामिनेशन एंड पेल्विक असेसमेंट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किस तरह निकालते हैं वो देखेंगे, एडवाइस टू प्रेग्नेंट वुमेन्स क्या है, एंड सब्सीक्वेंट विजिट चेकअप्स। चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो सकती हैं, ड्रग्स इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉमन डिस्कम्फर्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी, एटियोलॉजी एंड रिलीफ मेजर्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंटीनेटल डेफिनेशन। एंटीनेटल का मतलब है बिफोर बर्थ, एंड मेडिकल केयर जो कि वुमेन को दी जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होने के बाद, उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। ये कंसेप्शन से लेके लेबर शुरू होने तक का टाइम कहलाता है। एम्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एंटीनेटल केयर क्या है। पहला पॉइंट कि आपने हेल्थ को मेंटेन करना होता है मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड, आप लोग प्रमोट करते हैं फिज़िकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को मदर एंड चाइल्ड दोनों की। थर्ड पॉइंट, इंश्योर करते हैं कि फुल टर्म हेल्दी बेबी पैदा हो। नंबर 4, आप प्रिवेंट करते हैं कोई भी डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि हेल्थ एजुकेशन या एडुकेट न्यूट्रिशन या एक्सरसाइज उनको मिले, विटामिन्स अच्छे से ले, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस आप उनको बताएं। नंबर 5, आप टीच करते हैं उनकी मदर को चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन या हाइजीन आपने किस तरह मेंटेन करके रखनी है अपनी। नंबर 6, आप एडवाइस करते हैं फैमिली प्लानिंग कि कौन सी फैमिली प्लानिंग मेथड आपने करने चाहिए, मोटिव क्या है कपल का और कितनी नीड है उनको फैमिली प्लानिंग की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल क्या है हमारे पास। फर्स्ट, हम लोग डिटेक्ट करते हैं अर्ली डिजीज़ को कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और उसको जल्दी से ठीक किया जा सके या उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। सेकंड, हम लोग सुपरवाइज़ करते हैं और मेंटेन करते हैं प्रेग्नेंट मदर्स की हेल्थ को। नंबर थर्ड, हम लोग प्रिपेयर करते हैं मदर को मेंटली और फिज़िकली कि वो डिलीवरी के लिए रेडी हो, और केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न उसने कैसे करनी है वो भी उसको बताते हैं। नंबर 4, हम लोग रिड्यूस करते हैं मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट को, डेथ रेट को और डिजीज़ रेट को हम लोग कम करते हैं। शेड्यूल फॉर एंटीनेटल विजिट्स क्या है कि फ़र्स्ट, जैसे ही आपको अर्ली प्रेगनेंसी पॉसिबल हो कि आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपने विज़िट करना है, और उसके बाद वंस एवरी मंथ 28 वीक्स तक आपने हर मंथ आना है, मंथ के एक दिन, और 2 वीक्स बाद 36 वीक्स के बाद आपने वीक में 2 वीक्स के बाद आना है, हर 2 वीक्स के बाद आना है, और 36 वीक्स के बाद आपने हर वीक आना है जब तक कि लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती हैं। बॉडी इमेज चेंज हो जाती है, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी होती है, मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, या प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें आपने नहीं खानी है, ये काम नहीं करने। सपोर्ट फ्रॉम पार्टनर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसको, प्रेगनेंसी अनएक्सपेक्टेड है, उसने प्रेगनेंसी के लिए सेक्स किया था कि नहीं किया था, या अनएक्सपेक्टेडली हो गई है। फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी किस तरह है, अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं खर्चे बच्चे के। नेक्स्ट हमारे पास असेसमेंट की 3 टेक्निक्स आ जाती हैं। हिस्ट्री हम लोग इसमें चेक करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन सारों को एक एक करके आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री, हम उसकी पर्सनल हिस्ट्री पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री क्या है, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री कि पहले कोई किसी सर्जरी तो नहीं हुई। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसकी किस तरह है, रेगुलर है कि रेगुलर है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री उसकी क्या है, पहले मोटी थी या पतली थी। और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी उसकी पूछते हैं कि कब वो प्रेग्नेंट हुई थी। नेक्स्ट उसका हम पूछते हैं फीटल किक काउंट। जो वुमेन को किक होती है 10 मूवमेंट्स होती हैं हर 12 घंटे में, और ये कब स्टार्ट होती हैं। ये अगर फीटल मूवमेंट उनको या किक नहीं लगती है इंट्रायूट्राइन, तो इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो जाती है 48 आवर्स के अंदर। आपको 12 आवर्स के अंदर 10 मूवमेंट्स या 10 किक लगेंगी। कब लगेंगी ये हम आगे देखते हैं।
इस पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 28 वीक्स के बाद बेबी के काउंट आपने करना होता है और सेम टाइम पे डेली। और ये नहीं कि आपने उसकी फ़र्स्ट मूवमेंट को नोट डाउन करना है और फिर 10 मूवमेंट्स तक आपने उसको देखना है कि 10 बार किक मारता है कि नहीं मारता आपको। और जो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास फ़ीटल मूवमेंट है, फ़ीटल मूवमेंट स्टार्ट होती है 13 टू 25 वीक्स के अंदर और मोस्ट कॉमनली 16 से 22 वीक्स के अंदर भी स्टार्ट हो जाती है। इसके यानी कि आपको महसूस होता है कि बेबी आपके अंदर मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप उसका हाइट चेक करते हो। 150 सेंटीमीटर इंडिकेट करता है कि एवरेज साइज़ ऑफ पेल्विस है और अप्रॉक्सीमेट वेट गेन कितना होगा उसका प्रेगनेंसी के दौरान 12 केजी, जो और 2 केजी होगा फर्स्ट 20 वीक्स में, 10 केजी होगा 20 वीक्स में, यानी कि 1.5 केजी पर वीक अंटिल टर्म। 1.5 केजी उसका हर वीक वेट बढ़ता रहेगा। सिम्फिसिस जो कि फंडल हाइट है उसकी मेजर आपने करना है एंटीनेटल केयर अपॉइंटमेंट में, आपने उसके 24 वीक्स बाद उसका स्टार्ट हो जाएगा। फीटल प्रेजेंटेशन आपने उसको बताना है कि अपने एब्डोमिनल पल्पेशन 36 वीक्स में किस तरह आएंगी। फीटल हार्ट रेट, हार्ट साउंड को सुनने के लिए सोनिक एसिड, ये 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद आप इस फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है। और जो सेकंड डिवाइस है हमारे पास पिनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप, ये इसकी पिक्चर है। फीटल स्टेथोस्कोप जिससे हार्ट बीट की डिटेक्शन होती है बेबी की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंडस ग्रोथ, जो कि ग्रोथ ऑफ द यूट्राइन फंडस है। ये 12 वीक के बाद स्टार्ट हो जाता है फुल टर्म तक। और ये जो यूट्रस है ये एब्डोमिनल ऑर्गन है, ये 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। रिडक्शन इसकी होती है फंडल हाइट की, जो कि 30 टू 40 वीक में चला जाता है जायफॉइड प्रोसेस तक। और जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है सर्विक्स प्रिपेयर हो जाता है लेबर के लिए, यानी कि 30 टू 40 वीक्स में ये थोड़ा नीचे की तरफ आता है और जो यूट्राइन सेगमेंट है और सर्विक्स है वो भी ओपन होता है, लेबर के लिए तैयार होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फंडल हाइट, टॉप ऑफ प्यूबिक बोन, फिर नेवल 20 वीक्स में, 26 वीक्स, 32 वीक्स, 40 वीक्स तक सही है। 36 वीक के बाद फिर ये दोबारा नीचे आने लग जाता है, क्योंकि फिर प्रेगनेंसी होने लग जाती है, लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रेगनेंसी बेली एंड फंडल हाइट किस तरह कैलकुलेट करना है, किस तरह आपने चेक करना है, इसमें आपने देखना है कि इस तरह आपने चेक करना है कि 2 फिंगर्स आपके बराबर है 4 सेंटीमीटर के। ये आपने देख लेना है कि आपका कितना सेंटीमीटर बन रहा है। तो 4 वीक्स के अंदर अगर 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो ये पूरा जाएगा 2 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड होता है, यानी कि 4 वीक्स में अगर 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो इसी को आप प्लस करें कि कितना बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेल्विक असेसमेंट। पेल्विक असेसमेंट आप रेफ़र करते हैं कि पेल्विस को आप एग्जामिन करते हैं, वल्वा उसका जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, यूट्रस वो में उसका सर्विक्स जो कि ओपनिंग फ्रॉम वजाइना टू द यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स उसकी जो कि कैरी करती हैं एग को वूम तक, ओवरीज उसकी ऑर्गन दैट प्रोसीड एग्स जो कि प्रोड्यूस करती हैं एग को, ब्लैडर जो कि होल्ड करता है यूरिन को, रेक्टम जो वो चैम्बर है जो को कॉलोन है जो कि एनस को कनेक्ट करता है जहाँ से स्टूल पास होता है। ये एरिया इसके अंदर आप देख सकते हैं रेक्टम, वजाइना, स्पेकुलम एंड यूट्रस सर्विक्स। इन्वेस्टिगेशन में आपने यूरिन का टेस्ट करवाना है कीटोन्स के लिए और प्रोटीन के लिए। यूरिन टेस्ट आप यानी कि ब्लडर और किडनी इन्फेक्शन के लिए करवाते हैं, डायबिटीज़, डिहाइड्रेशन, प्री एक्लेम्शिया। ये प्री एक्लेम्शिया को आगे डिस्कस। प्री एक्लेम्शिया क्या है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि चक्कर आने लगते हैं जिसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, या हाई लेवल ऑफ शुगर्स, प्रोटीन्स, कीटोन्स एंड बैक्टीरिया। हाई लेवल ऑफ शुगर यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहलाता है और ये 20 वीक के बाद आपको हो जाता है और जैसे ही डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रेगनेंसी ड्यू डेट किस तरह निकाली जाए।
यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि लास्ट आपने इसमें दो चीज़ें पूछनी होती हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब उसका रोका था, या कॉन्सेप्शन डेट क्या है कि कब किस दिन वो प्रेग्नेंट हुई थी, आपने इनमें पूछना है। कैलकुलेट करने के भी तीन तरीके हैं। पहला कि आप 40 वीक्स को ऐड कर दें जो कि 280 डेज़ बनते हैं, यानी कि फ़र्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तक उसका आप निकालें। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आप उसके 280 डेज़ प्लस कर दें, सही है, तो आपको उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी मिल जाएगी। सेकंड क्या है, कंसेप्शन डेट से अगर आप करना चाहें कि कब वो किस दिन वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो 38 वीक्स जो कि 266 डेज़ बनते हैं, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आप उसको प्लस कर दें तो वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी आ जाएगी। एक और तरीका हम आगे देखेंगे। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेटेड बाय, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका कब था, और उसमें ऐड करते हैं 7 डेज़ एंड 9 मंथ्स, सही। तो इसमें अपने पेशेंट से पूछना होता है कि आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन, वजाइनल ब्लीडिंग या एडिमा, बैकेज, हार्ट बर्न या कॉन्स्टिपेशन कब आया। ऑब्स्टिकल हिस्ट्री में हम लोग आपने देखना होता है कि ग्रेविडा कि उसने कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, पहला मतलब कितनी बार वो बच्चे को बर्थ दे चुकी हैं। अबॉर्शन एंड लिविंग चिल्ड्रन, वेट ऑफ इन्फेंट कितना था, उसकी लेंथ कितना था, लेंथ ऑफ गेस्टेशन क्या थी। लेंथ ऑफ गेस्टेशन का मतलब है कि प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक का टाइम। प्रैक्टिस के लिए हम इसको देखते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हमारा था 6, 8 एंड 2023। इसमें अगर 9 मंथ्स प्लस करें, 7 डेज़ प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली डेट निकाली है 6/5/2024 जो कि उसकी एग्जैक्ट डेट है, और इसमें 7 डेज़ प्लस करेंगे तो 13/5/2014 बनेंगे। एडवाइस क्या करना है आपने प्रेग्नेंट वुमेन को कि उसने प्री नेटल विटामिन लेनी है, एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, बर्थ प्लान उसने बना लेना है, एजुकेट करना है उसने अपने आप को, चेंज करने हैं अपने चोर्स को, यानी कि जो भी टॉक्सिक वगैरह के काम है, झाड़ू पोछा में केमिकल जो इस्तेमाल होते हैं वो नहीं करने हैं, या हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। ट्रैक करना है अपना वेट गेन कितना हो रहा है कि उसका 25 से 35 पाउंड्स तक या 4 से 5 केजी तक उसका वेट बढ़ेगा। इसमें कंफर्टेबल शूज़ आपने पहनने हैं जो कि आपके पाँव को ज़्यादा दर्द ना दें, या फॉर्म वाले जूते आप पहन सकते हैं। इसमें आपने फोलेट रिच फूड्स लेने हैं, लेंटिल्स, एस्परेगस, ऑरेंजेस, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सारी दालें आ जाती हैं, मसूर की दाल, चने की दाल, सफ़ेद दाल, मूंग दाल, सब दालें इसमें आ जाती हैं। सबसीक्वेंट विजिट चेकअप में आपने क्या करना होता है, क्या वो बार बार अगर हर महीने आपके पास आ रही है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, यूरिन एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, लेग एग्जामिनेशन फॉर एडेमा। इसमें हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन चेक करते हैं कि इसके ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन मौजूद है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं एंड लेग एग्जामिनेशन करते हैं एडिमा के लिए, कि जिसमें फ्लूइड अकोमोलेशन हो जाती है, पानी भर जाता है पाँव के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चेंजेस क्या होंगे प्रेगनेंसी के अंदर। वुमेंस की जो बॉडी है वो सब्सटेंशियल चेंजेस के अंदर जाती है, जिसकी वजह से हार्मोनल एंड मैकेनिकल अफेक्ट होता है। ये चेंजेस किसकी तरफ लेके जाते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, लोअर बैक, पेल्विक पेन, हार्ट बर्न, वेरिकोस वेन्स, कॉन्स्टिपेशन, लेग क्रैम्प्स और सीवियर डिस्कम्फर्ट, या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं उनकी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस को। और जनरल सिम्टम में जो इसके मैकेनिकल अफेक्ट्स हैं, पेल्विक पेन होता है, हार्ट बर्न एंड वेरिकोस वेन, और ये प्रेगनेंसी में आगे वर्सन हो जाता है, ज़्यादा सीवियर या मॉडरेट से सीवियर की तरफ चला जाता है। इसमें जो सिम्टम्स है नोज़िया एंड वॉमिटिंग, ये नॉर्मली 70% प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं, और जो 20% वुमेन है वो नोज़िया वॉमिटिंग 20 वीक्स के बाद उनको आता है या गेस्टेशन के बाद आता है। और लो बैक पेल्विक पेन कब होता है उनको, 8% वुमेन को होता है 20 वीक्स के बाद। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है आयरन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी ड्रग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये एनीमिया एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है मदर्स के अंदर,
और ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो इसीलिए उनको आयरन लेना चाहिए। चीप प्रिपरेशन इसकी फेरसोलेट या फेरसमाल टेबलेट लेनी है आपने, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। 1 टेबलेट लेनी है 3 टाइम्स अ डे और खाने के बाद लेनी है। और जो 1 टेबलेट है वो आपने डेली लेनी है। डोज इसी तरह आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी और इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं या डायरिया भी हो सकता है, तो आपने डिसकंटिन्यू कर देना है। सही है ये अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता है। नंबर 5, आपने कंप्लीट करना है 1 बॉटल ऑफ टेबलेट आपने खानी है और आपने दूसरी डब्बी या दूसरा आपने डब्बा तब तक नहीं लेके आना जब तक कि आप दोबारा डॉक्टर से एडवाइस ना ले लें, ताकि वो आपका शुगर चेक, आयरन लेवल चेक करें कि आपकी बॉडी के अंदर कितना आयरन है और आपको कितनी ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन सी, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को, और इसकी यानी कि 2 to 3 टेबलेट लेनी है 100 mg की डेली, जो कि एडवाइस की जाती है आयरन के साथ, ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलिक एसिड, जो कि 5 mg टेबलेट है, डेली रिकमेंडेड है, ताकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ना हो जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स फट जाते हैं। कैल्शियम टेबलेट्स आपने लेनी है स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ फीटस के लिए, क्योंकि कैल्शियम आपने लेना है 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद। 2 to 3 टेबलेट्स इसकी लेनी है, या अपनी नीड के मुताबिक डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। प्रैक्टिस में देखा गया है कि ज़्यादातर विटामिन बी, मल्टीविटामिन्स, विटामिन B12 ओरली अपेरेंटली ये यानी कि एडिशनल ड्रग्स हैं जो कि दी जाती हैं, और जो नेसेसरी ड्रग्स हैं वो आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम है, जो कि मोस्टली हर किसी को प्रेफर की जाती है। नेक्स्ट हमारा फ्लूइड्स, प्रेग्नेंट वुमेन को आपने इंकरेज करना है, आपने उनको मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और जो कि फ़र्स्ट रेमेडी है वो है किस लिए, ताकि ये फर्स्ट रेमेडी है किसको रोकने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए, और ये हेल्प करता है ताकि उनकी किडनीज़ भी हेल्दी रहें और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रहें। सब्सीक्वेंट विज़िट्स में आपने रेगुलर विज़िट्स में उसका एंटीनेटल क्लिनिक में यानी कि उसका रिसीव करना है, स्पेसिफ़िक डेट आपने उसकी लिखनी है, नेक्स्ट विज़िट की डेट आपने उनको देनी है, और ताकि यहाँ पे क्योंकि एक क्लिनिक में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, तो आपने हर किसी को उसके हिसाब से डेट देनी होगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और ज़्यादा रश ना बने। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है, प्रिडिक्टेबल, अंदाज़ा लगाना, अगर एंटीनेटल केयर ना दी जाए तो क्या हो सकता है। नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर वो वुमेन जिन्होंने एंटीनेटल केयर नहीं ली है वो ग्रेटर रिस्क पर हैं कि उनकी डेथ हो जाएगी या उनके बच्चे की डेथ हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि एंटीनेटल केयर अगर ना मिली तो इरेगुलर या इनएडिक्वेट बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी या कोई मेडिकल डिजीज़ हो जाएगी या उनकी डेथ हो जाएगी। थर्ड, अगर मिडवाइफ ने अगर पेशेंट की तरफ अटेंशन नहीं दी, अगर सही तरह उसको रेफ़र नहीं किया डॉक्टर के पास, तो उसकी वजह से भी उसकी बेबी की जान को ख़तरा है। नंबर 4, ड्यूरिंग हर लाइफ इनकी वुमेन को बहुत अटेंशन चाहिए होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी बहुत केयर करनी चाहिए ताकि उसका हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी रहे। कॉमन डिस्कम्फर्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी, एटियोलॉजी एंड रिलीफ मेजर्स। हम देखते हैं कि कौन से डिस्कम्फर्ट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। एटियोलॉजी का मतलब है कॉज कि किस वजह से होते हैं। रिलीफ मेजर्स कि हम उनको किस तरह रिलीफ कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि जिसमें क्या होता है, यूरिन आपको ज़्यादा आता है जिसमें आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके रिलीफ में से आपने क्या करना है, डिक्रीज़ फ्लूइड इनटेक एट नाइट। सोने से पहले आपने पेशेंट को बोलना है कि आपने पानी नहीं पीना है। आपने दिन के अंदर ज़्यादा पानी पीना है और वॉइड करना है। जब भी आपको फील हो कि आपने वॉशरूम जाना है तो आपने चले जाना है। सेकंड हमारे पास है फैटीग, थकावट। इसके रिलीफ मेजर क्या है, आपने रेस्ट करना है फ्रीक्वेंटली और रात को जल्दी सोना है। नेज़ल स्टफिनेस एंड एपिटेक्सिस कि जिसमें क्या होता है, या तो नेज़ल स्टफिनेस आपसे यानी कि वहाँ पे आपका ब्लॉकेज हो जाता है, या एपिटेक्सिस होता है, नोज़ ब्लीडिंग होती है। एपिटेक्सिस का मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़।
एटियोलॉजी क्या है कि आपका इसमें एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल आपका बढ़ा हुआ होता है। रिलीफ मेजर क्या है, आपने अवॉइड करना है डीकंजस्टेंट्स, अगर आप दवाई खा रहे हैं तो वो आपने नहीं लेनी। आपने ह्यूमिडिफायर या नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। नंबर 4 टाइलिज्म, जो कि एक्सेसिव सलाइवेशन है, जो कि सोते हुए आपके मुंह से ज़्यादा सलाइवा निकल जाता है। तो इसकी एटियोलॉजी, इसकी कॉज अननोन है। रिलीफ मेजर इसके क्या है, आपने फ्रीक्वेंट माउथ केयर करनी है, च्युइंगम खाना है या फ्लूइड इनटेक नाइट में कम कर देना है, यानी रात को सोते हुए पानी नहीं पीना है ज़्यादा। और आपने फ्लूइड इनटेक क्या करना है, मेंटेन रखना है डे के टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया क्या है कि उल्टी का फ़ील होना, कि आपको उल्टी आ रही है ऐसा फ़ील होना, नोज़िया कहलाता है। वॉमिटिंग, जब आप वॉमिटिंग कर दें। नोज़िया और वॉमिटिंग ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है 16 to 20 वीक्स के अंदर। और जो नोज़िया वॉमिटिंग है ये पोअर प्रेगनेंसी आउटकम का भी हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल, आपने गिंजर यानी कि अदरक खा सकते हैं या एक्यूप्रेशर्स कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप इन्हीं हाथ को या पाँव को मुख्तलिफ जगह पे दबा रहे हों। फार्माकोलॉजिकल में आप एंटीहिस्टामिन्स ले सकते हैं। रिलीफ मेजर्स में आपने अवॉइड करना है फूड या वो स्मेल्स जो कि आपसे बर्दाश्त ना रही हो, या आपको वो सूंघते ही या देखते ही आपको नोज़िया वॉमिटिंग फ़ील हो रही हो। आपने ड्राई क्रैकर्स या टोस्ट आपने मॉर्निंग में लेने हैं। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, कम खाना खाना है। ज़्यादा टाइम में कि दिन में अगर कितने 3 टाइम अगर हम नॉर्मली खाना खाते हैं तो आप 6 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। आपने अवॉइड करना है सडन मूवमेंट, यानी सीधा उठ नहीं जाना, सीधा आपने कोई भी काम जल्दी में नहीं करना। अगर बेड से उतरना है तो स्लोली उतरना है, उठना है स्लोली उठना है, तो ये आपने करना है। और आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि फ़्रेश एयर आप ब्रीथ करें ताकि आपका नोज़िया कम हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्टबर्न। इसको आप कैसे ठीक करते हैं, आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है और एंटासिड आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और आपने ओवर ईटिंग इसमें नहीं अवॉइड करनी है। ओवर ईटिंग को ज़्यादा खाना नहीं खाना और स्पाइसी फूड्स भी आपने नहीं खाने हैं। 7 डिपेंडेंट एडिमा, जिसमें आपके पाँव के अंदर क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है, फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाती है, यानी कि उसके अंदर पानी भर जाता है। रिलीफ में जो आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है कहीं पे भी। आपने अपना पाँव थोड़ा ऊपर उठाना है जब भी आप बैठें। और आपने अवॉइड करना है कि कोई टाइट स्टॉकिंग्स पजामा वगैरह टाइट वाले ना पहने। नंबर 8 में हमारे पास आता है वेरिकोसिटीज़। वेरिकोसिटीज़ क्या है कि जिसमें आपकी जो वेन्स हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, ब्लूइश ज़्यादा आपको नज़र आने लगती हैं। पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये पिक्चर है वेरिकोसिटीज़ की। रिलीफ मेजर आपने क्या करना है, सेम पोजीशन जो आप पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस तरह आपने लेटना है। एलिवेट करना है अपने लेग्स को रेगुलरली और अवॉइड क्रॉसिंग लेग्स, यानी एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव नहीं रखना है। और अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेइंग, आपने ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। 9 पे हमारे पास आता है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स का रिलीफ मेजर क्या है कि आपने मेंटेन करना है रेगुलर बाउल हैबिट्स को। बाउल हैबिट्स क्या है कि स्टूल पास आप कब करते हैं। आपने स्टूल सॉफ्टनर लेने हैं जो आपको प्रिस्क्राइब किए गए हों और अप्लाई करना है टॉपिकल या एनेस्थेटिकल ऑइंटमेंट उस एरिया पर। ये हेमोरॉइड्स हैं, रेक्टम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्स्टिपेशन। रिलीफ मेजर क्या है कि आपने मेंटेन करना है रेगुलर बाउल हैबिट्स को, इंक्रीज़ करना है अपने फाइबर इन डाइट, यानी कि वो खाने जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और आयरन प्रिपरेशन आपने करनी है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। बैकेज, अगर आपको बैक पेन हो रहा हो तो आपने क्या करना है कि वो जूते पहनने हैं जिसके लो हील्स हों। आपने पेल्विक टिल्टेड फॉरवर्ड होके चलना है, यानी कि थोड़ा पेट बाहर की तरफ आगे की तरफ करके आपने चलना है ताकि आपकी बैक रिलीफ हो। और दूसरा कि आपने फर्मर मैट्रेस इस्तेमाल करना है, नरम मुलायम। और आपने पेल्विक रॉकिंग या टिल्टिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेग क्रैम्प्स, कि जिसमें आपके मसल्स क्या करते हैं। लेग क्रैम्प्स का मतलब कि आपका पाँव अकड़ जाना, सही है, या ज़्यादा दर्द करना हिलाते हुए। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक्सटेंड करना है और लेग को और डोर्सी फ्लेक्स करना है फुट को।
यानी कि पाँव को थोड़ा ऊपर नीचे करना है। एलिवेट करना है अपने लेग्स को फ्रीक्वेंटली, यानी ऊपर उठाने पे नीचे करना है, ये आपने फ्रीक्वेंटली करते रहना है। और अप्लाई करना है हीट मसल्स के ऊपर, यानी कोई भी अगर पत्थर गरम करके उसके ऊपर कपड़े हो के आप उसको थोड़ा गरम करें अपने मसल्स को, तो ये आप कर सकते हैं। या हॉट वाटर को अगर आप हॉट वाटर बैग आता है उसके अंदर डाल के अगर आप उसको थोड़ी गर्माश दें, हीट दें, तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फेंटनेस, कि जिसमें आपको चक्कर आ रहे होते हैं और आप गिर जाते हैं। और रिलीफ में से क्या है कि आप जब भी उठें या जब भी आप उठें, बैठें या खड़े हों, तो आपने स्लोली बैठना और उठना है। आपने हीमोग्लोबिन देख लेना है और हेमाटोक्रिट देख लेना है कि बढ़ा हुआ है कि नहीं। अवॉइड करना है आपने हॉट इन्वायरमेंट्स, या ज़्यादा गर्म जगह पे आपने नहीं रहना है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।